हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बंसल अकेडमी यूट्यूब चैनल। ये हमारी सीरीज़ आ गई है टीजीटी के जो एग्ज़ाम होते हैं उसके केमिस्ट्री के सॉल्यूशन के लिए ये वीडियोस हम शुरू करने जा रहे हैं। दिस वीडियो इज़ फॉर एचपी टीजीटी 2006 नॉन मेडिकल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो केमिस्ट्री का आपका पोर्शन रहा है उसका सॉल्यूशन हम इस पेपर में देने वाले वीडियो में देने वाले हैं। शुरू कर दे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रखा है? क्वेश्चन नंबर में पूछ रहे हैं विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट वाली आपको चूज करनी है। रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। कहता है कि रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो इंडिपेंडेंट है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के। सॉल्वेंट का नेचर और सॉल्यूट के नेचर दोनों पे डिपेंड नहीं करता, पर ऐसा नहीं है। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है? पी नॉट माइनस पी सोल्यूशन डिवाइड बाय पी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है? ये आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। और ये सोल्यूट कैसा होता है आपका? नॉन वोलेटाइल। हाँ, इसलिए ये तो आपकी जो स्टेटमेंट है वो किस पे डिपेंड करेगी? देखिए, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगी। क्यों? क्योंकि ये पी नॉट किसका है? सॉल्वेंट का है। पी नॉट मतलब प्योर स्टेट में किसी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर। तो ये पी नॉट किसका वेपर प्रेशर है? सॉल्वेंट का। ये पी क्या है? ये तो सॉल्यूशन का है, ठीक है, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का। और ये एक्स सोल्यूट किसके आगे? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन है ये। तो इस तरीके से ये जो स्टेटमेंट है वो तो आपकी ट्रू होगी, इनकरेक्ट नहीं हुई। वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नो, vapor pressure is not a colligative property. Relative lowering in vapor pressure is a colligative property, क्योंकि ये आपके सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, चलिए। अच्छा, ये ऊपर वाला पॉइंट समझ आ गया ना? नेचर ऑफ सोल्यूट मतलब नॉन वोलेटाइल होना चाहिए सोल्यूट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट मतलब उसका वेपर प्रेशर कितना रहेगा, है ना? इस दोनों ही चीजों पे आपका डिपेंड कर जाता है रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये तो गलत हुआ ना, ये तो गलत, फॉल्स हुआ ना कहना। ये तो गलत है। क्यों? क्योंकि रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर जो होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। वेपर प्रेशर कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है। पॉइंट नंबर सी, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज लोअर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में का होता है वो सॉल्वेंट से कम होता है। हाँ, इसी को तो हम रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर कहते हैं। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर का मीनिंग ही क्या हुआ कि आपका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में जाने के बाद जो आपका सॉल्वेंट है, आपने क्या किया? एक्चुअली एक सॉल्वेंट लिया, उसका वेपर प्रेशर देखा पी नॉट था, फिर आपने क्या किया? उसमें एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिक्स कर दिया, ठीक है। नॉन सोलेटाइल जो आपके सोल्यूट होते हैं वो क्या करते हैं? बेसिकली नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो होते हैं खुद तो वेपर प्रेशर लगाते नहीं है, नॉन वोलेटाइल होते हैं। ऊपर वेपर्स में चेंज ही नहीं होते। नॉन वोलेटाइल होने का मीनिंग ही होता है जब वेपर्स में चेंज नहीं होते तो क्या करते हैं कि आपका जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर भी घटा देते हैं। इसी को तो लोवरिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये भी ट्रू हो गया। नेक्स्ट वाला देखिए, द रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल प्रेशर। कहता है जो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओरिजिनल प्रेशर के। रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर क्या होती है? पी नॉट माइनस पी बाय पी नॉट। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये पी नॉट जो है वो आपका क्या है? रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ये आपका डायरेक्टली इस चीज पर डिपेंड करेगा कि आपका पी नॉट कितना है ना? तो वही बोल रहे हैं कि ओरिजिनल प्रेशर पर डिपेंड करता है डायरेक्टली। हाँ, करता है। तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट रहेगी आपकी जो बिल्कुल फॉल्स है, एकदम ही गलत है। वो कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, द प्रेशर ऑफ अ chlorine atom on benzene ring makes the second substituent enter at position ortho, meta, para, ortho, para। आंसर इसका ऑर्थो पैरा आएगा, क्योंकि देख लेते हैं। ये मान लीजिए कह रहे हैं कि ये आपका क्लोरोबेंजीन में तुमको दे रहा हूँ, ठीक है। हमने बोला ठीक है। तो कहते हैं कि अब इस पे आपको द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन एटम ऑन बेंजीन रिंग मेक्स द सेकंड सब्स्टिट्यूएंट एंटर।
कहते हैं दूसरा एक सब्स्टिट्यूएंट अगर आप यहाँ पे एंटर कराना चाहते हैं, जैसे इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कराना चाहते हैं, तो कहते हैं बताइए कौन से पोजीशन पे आएगा। ये अब ये एक यहाँ पे तो क्लोरीन लगा दी मैंने, तो हमें पता है देखिए क्लोरीन के ऊपर होता है लोन पेयर, तो ये क्या करके रखता है, इसे प्लस आर इफेक्ट लगाता है और इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन रिंग को दे के रखता है। ये लीजिए, ठीक है। फिर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, ये यहाँ, ठीक है। तो ये क्लोरीन पे पॉजिटिव, डबल बॉन्ड क्लोरीन पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ और ये यहाँ, ठीक है। आई होप यहाँ पे आपको जो है मेरे वीडियो आने की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ है, ऑर्थो पोजीशन पे है और पैरा पोजीशन पे है। ये ऑर्थो पोजीशन हुए और ये पैरा पोजीशन, तो ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे आपका जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। क्वेश्चन नंबर 3, हाइड्रोजन इज नॉट ऑब्टेन्ड व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद, कहता है कि इनमें से कब ऐसा होगा कि आपका हाइड्रोजन जो है वो आपको नहीं मिलेगा। तो देखिए आपका आंसर तो देखिए कोल्ड वाटर आएगा, पर आपको बाकी सबका भी पता रहना चाहिए कि कौन जो है कब क्या करता है, ठीक है। तो देखिए जब आप जिंक की रिएक्शन करवाते हैं NaOH से, तो वो आपका Na2ZnO2 प्लस H2 गैस देता है, ठीक है। ये हॉट होता है, ये गरम गरम के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, ठीक है, ओके। फिर देखिए जिंक की रिएक्शन आप किससे करवाते होते हैं, डाइल्यूट HCl से करवा के देखते हैं। देखिए क्या होता है, जब डाइल्यूट HCl से करवाते हैं तो आपको मिलता है ZnCl2 प्लस H2 गैस, ठीक है। जब आप रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, जिंक की NaOH, नहीं NaOH हो गया ना, H2SO4 के साथ। H2SO4 के केस में क्या होता है, ZnSO4 प्लस H2 गैस। ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, ठीक है। लेकिन कोल्ड वाटर के साथ जिंक की रिएक्शन नहीं होती, ठीक है, नो रिएक्शन। इस केस में जो है वो रिएक्शन होती ही नहीं, ऑप्शन ए। द ऑक्सीडेशन ऑफ इनोन, यहाँ पे जिनोन लिखना चाहिए था इनको, ठीक है। द ऑक्सीडेशन ऑफ जिनोन इज XeOF2 इन XeOF2 इज, देखिए इसका ये लगा के चलते हैं। ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन -2, फ्लोरीन का कंट्रीब्यूशन एक का -1 होता तो दो का कितना हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू टोटल, इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, 0, तो x - 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट वोलेटाइल, कौन इनमें से सबसे ज्यादा वोलेटाइल है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि वैंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन that van der Waals forces of attraction increases with the increase in molecular weight। जैसे जैसे मोलिकुलर वेट ज्यादा होगा वैसे वैसे वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे। जितना ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे उतना ही जो आपके मॉलिक्यूल्स है वो पास पास रहेंगे, तो वोलेटाइल कम होंगे। वोलेटाइल होने का मीनिंग क्या है, जल्दी से उनका वेपर्स बन जाते हैं, ठीक है, जल्दी से एनवायरनमेंट में चले जाते हैं वेपर्स बन के। तो अगर उनके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो गए तो इतनी आसानी से वोलेटाइल इतनी आसानी से उनके वेपर्स नहीं बनेंगे। वेपर्स नहीं बनेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, वो वोलेटाइल नहीं होंगे। तो इस हिसाब से अगर देखें तो HF में सबसे जो है कम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, हाँ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम है तो वोलेटाइल भी सबसे ज़्यादा होगा, फिर HCl, फिर HBr और फिर आपका HI। तो इस हिसाब से आपका आंसर आप लगा के आओगे HF, ठीक है, वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से। तो क्योंकि इसमें सबसे
इसमें फ्लोरीन का वेट जो सबसे कम है, आयोडीन का यहाँ सबसे ज्यादा, तो यहाँ पे वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होंगे, तो ये वोलेटाइल कम होगा। ठीक है, तो चलिए, लेकिन आपको पता है कि पानी हो गया, अमोन छोड़िए, पानी छोड़िए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कंटेनिंग, अगर इनके साथ हाइड्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल कोई भी होता है, पानी हो गया, अमोनिया हो गया, HF हो गया, इन सब में एक स्ट्रॉन्ग नया फोर्स जो है वो आपका फील्ड में आता है। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो HF में जो होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, इसलिए इसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो इसलिए HCl वोलेटाइल सबसे ज्यादा हो जाता है, HI उस HBr उससे कम, HI उससे कम, और सबसे कम रहता है आपका HF। ठीक है, ओके, सो बी इज द आंसर। तो HCl सबसे ज्यादा वोलेटाइल रहेगा, ना कि HF। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, द फॉर्म ऑफ आयरन हैविंग द हाईएस्ट कार्बन कंटेंट, कहता कौन सा फॉर्म ऑफ आयरन है जिसमें कार्बन की हाईएस्ट कंटेंट रहती है? तो वो आपका कास्ट आयरन रहता है। ठीक है, ये आप मेटलर्जी वाली जो आपकी यूनिट है उसमें आप पढ़ते हैं कि जो कास्ट आयरन होता है उसमें सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट होती है, इसीलिए उसको जो है साफ करना मतलब बड़ा टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि इतनी सारी कार्बन रिमूव करनी होती है ना। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू एक्टिनाइड सीरीज? ये सवाल ना इतना इजी था कि अगर आपको एक्टिनाइड सीरीज नहीं भी याद है ना, तो भी आप इसको जो है अटेम्प्ट कर सकते थे, अगर आपको बाकी सबका पता है, जैसे कि एस ब्लॉक में कौन कौन होते हैं, पी ब्लॉक में कौन कौन होते हैं, और ये तो मोस्टली हम बचपन से याद करना शुरू कर देते हैं ना, 9-10 से। तो इसका नाम आएगा, इसका आंसर आएगा सीरियम। क्यों? क्योंकि कैडमियम क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट है। कैल्शियम क्या है? आपका एस ब्लॉक एलिमेंट है। सीजियम भी आपका एस ब्लॉक एलिमेंट है ना। ठीक है, ये सब आपको पता है, तो ये आपका एक्टिनाइड बन गया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेनर? आपको बताना है इनमें से प्लेनर कौन है। प्लेनर जब ऐसे बोलेगा तो वो आपको मोस्टली शेप पूछ रहा होगा। VSCPR थ्योरी के अकॉर्डिंग हम दो चीजें निकालते हैं, ज्योमेट्री एंड शेप। दो चीजें निकालते हैं ना, ज्योमेट्री एंड शेप, दो चीजें निकालते हैं। अब देखिए आप, एक COF4 का हम शेप निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालते होते हैं? हम टोटल लोन पेयर पी लिख देते हैं ना इसको, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर कैसे निकाल देते हैं? 1/2 इंटू आपका हम सेंट्रल आइटम का क्या रखते होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखते हैं। तो आपके सब में यहाँ पे सेंट्रल आइटम जो है वो जिनोन है। जिनोन का मॉलिक्यूलर वैलेंसी कितनी होती है? 8 प्लस O4। अब आपको क्या करना होता है? यहाँ पे ऐड करने होते हैं मोनोवेलेंट एटम। मोनोवेलेंट एटम माइनस में आपको चार्ज विद साइन रखना होता है ना, ऐसे करते हैं। चार्ज तो यहाँ किसी में है ही नहीं, तो इस वाले पॉइंट को तो भूल जाना। मोनोवेलेंट एटम XeO4 में कोई है नहीं। O तो ऑक्सीजन तो क्या है? डाइवेलेंट है ना, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो -1 होती है। मोनोवेलेंट मतलब जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 रहे। ऐसे आपके पास कितने एटम है? हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो इन 5 को छोड़ के किसी भी और एटम के नंबर्स को यहाँ पर ऐड मत करना। ठीक है, तो 8 + 0 = 4 आ गया। 4 लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर दोनों आ गए, लेकिन इसमें कितने एटम आपको दिख रहे हैं? 4 दिख रहे हैं। यानी कि ये, अच्छा, आपके जो लोन पेयर होते हैं, ये इसको x मान लो। लोन पेयर जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? आपका जो x आया उसमें से आपको माइनस करना होता है कितने एटम्स जो हैं आपके सेंट्रल एटम से जुड़े हुए हैं। ठीक है, एटम्स अटैच्ड टू सेंट्रल एटम। ओके, 4 माइनस, अब देखिए x आपका यहाँ से 4 आया और सेंट्रल एटम से कितने एटम जुड़े हैं? 4 ऑक्सीजन जुड़े हैं, यानी कि आपके इस एटम के ऊपर लोन पेयर कोई है ही नहीं। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है।
नहीं है तो ना सही, है ना। अच्छा, अगर x की वैल्यू 4 आती है, आपके लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर की वैल्यू अगर 4 आती है, तो आपका क्या ज्योमेट्री रहता है? जब 4 आती है तो टेट्राहेड्रन रहता है, ठीक है। क्या रहता है? टेट्राहेड्रन रहता है। क्या टेट्राहेड्रन ज्योमेट्री यहाँ पर, क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर सेम है, लोन पेयर और लोन पेयर जो है वो 0 है आपके, ठीक है। तो सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, तो शेप भी क्या होगी? शेप भी टेट्राहेड्रल होती है जब लोन पेयर 0 होते हैं, शेप और ज्योमेट्री सेम रहती है। अब आपको पता है टेट्राहेड्रन कैसे बनती है? 2 ऑक्सीजन यहाँ लगे होंगे, एक ऑक्सीजन यहाँ लगा होगा, एक यहाँ लगा होगा, एक यहाँ और एक यहाँ, ऐसे ये एक टेट्राहेड्रन बनता होता है। क्या ये प्लेनर होता है? नहीं, ये थोड़ा ना प्लेनर होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो कट गया। अगले का ये वाला ऑप्शन है, इन्होंने गलत दे रखा है बच्चों। इसमें लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर है ना, ये उसमें आ जाते हैं। जब आप कैलकुलेट करोगे ना, कैलकुलेट करके देखना, इसको कमेंट सेक्शन में बताना फिर किसका आया किसका नहीं, ठीक है। जो आपका सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन के लिए आपको ये x की वैल्यू जो है बच्चों, ये आपकी फ्रैक्शन में आ जाती है और कभी भी ये वाली वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आ सकती, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन ही उन्होंने गलत दे रखा है, तो यहाँ पे देख लेना, फिर यहाँ पे देख लेना। लोन x की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 1/2 इंटू 8 प्लस मोनोवेलेंट एटम कितने हैं? 2 हैं यहाँ पे, तो ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 5। लोन पेयर किसके बराबर आएंगे? x माइनस एटम्स अटैच्ड, तो 2 ऑक्सीजन अटैच्ड है और 2 फ्लोरीन, तो x माइनस 4 हो गया, 5 माइनस 4 हो गया, यानी कि 1। एक लोन पेयर उसमें प्रेजेंट है और आपका जब x की वैल्यू 5 आती है, आपका जो ज्योमेट्री रहता है बच्चों, वो क्या रहता है? यहाँ से लोन पेयर में लिख लूंगी और x की वैल्यू 5 लिख लूंगी, ठीक है। आप लोग भी अपनी कॉपी में ये लिख लेना, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। हाँ जी, ऑप्शन नंबर 3 के केस में बच्चों क्या आया? ऑप्शन नंबर 3 के केस में x की वैल्यू आ गई 5 और लोन पेयर्स की वैल्यू आ गई आपकी 1, ठीक है। जब x की वैल्यू 5 आती है तो आपकी ज्योमेट्री हम क्या करके चलते हैं? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। लेकिन अगर एक लोन पेयर रखा होता है तो उस लोन पेयर को क्या करते हैं? यहाँ पे रखते होते हैं और ये क्या आपकी शेप क्या बन जाती है? ये सीसो शेप बन जाती है, तो ये तो प्लेनर नहीं है, तो ऑप्शन सी भी कट। तो ऑप्शन डी ही आंसर वैसे तो रह गया, लेकिन हम फिर भी क्या करते हैं, इसके लिए भी x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। निकाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है जब यहाँ तक आ गए हैं तो, है ना। वैसे तो डी ऑप्शन ही रह गया है। तो चलिए 1/, x की वैल्यू किसके बराबर आई? 1/2 इंटू 8 प्लस 4, है ना। मोनोवेलेंट एटम कितने हैं? 4 है ना। अब तो ये किसके बराबर आ गया? x किसके बराबर आ गया? 6 के। x अगर 6 के बराबर आ गया तो लोन पेयर्स की वैल्यूज कितनी आ गई? ये तो 4 आइटम तो आपके बॉन्ड पेयर में है और x की वैल्यू आ गई 6, तो 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 आपकी जो है वो लोन पेयर्स की वैल्यू आ गई। 2 लोन पेयर है और x 6 है। जब x 6 होता है तो आपकी ज्योमेट्री क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। यहाँ पे बीच में आपका सेंट्रल एटम आएगा, 2 एटम यहाँ पे आएंगे एक्सियल पोजीशन पे, 2 यहाँ आएंगे इक्वेटोरियल, 4 यहाँ आएंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे। और उन्होंने बोला 2 लोन पेयर हैं, इस 6x में से 2 आपके लोन पेयर हैं, तो आपके बॉन्ड पेयर कितने हैं? सिर्फ 4 हैं। लोन पेयर कितने हैं? 2 हैं। तो ऐसी जब सिचुएशन होती है तो लोन पेयर को हम हमेशा कहाँ रखते होते हैं? एक्सियल पोजीशन पे, लीस्ट रिपल्शन के लिए। तो यहाँ पर जो है हम लोन पेयर्स को रखेंगे और आपके जो एटम्स जुड़े हुए सेंट्रल एटम्स हैं उनको यहाँ पे रखेंगे। देखिए ये तो आपकी ज्योमेट्री है, ऑक्टाहेड्रल तो आपकी ज्योमेट्री है। ऐसे केस में शेप कैसी होती है? शेप के केस में हम लोन पेयर्स को नहीं गिनते हैं, तो क्या रहेगी शेप? यहाँ पे प्लेनर ही तो रहेगी ना, प्लेनर शेप रहेगी, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसलिए आंसर बन जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहे हैं? CrO3 डिजोल्व इन NaOH टू गिव। CrO3 जो होता है बच्चों, वो आपका रिएक्शन करता है
NaOH से क्या देता है आपको, Na2CrO4 प्लस H2O। ठीक है, Na2CrO4 प्लस H2O। ठीक है, अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका CrO4 Na तो क्या एक Na का आइटम +1 चार्ज कंट्रीब्यूट करता है, तो दो कितने करेंगे, +2 कर देंगे दो मिलके। तो यानी कि CrO4 को अगर हम अलग से निकालेंगे तो उसके ऊपर -2 चार्ज होगा। तो देखो किससे मैच करता है, ए से मैच करता है। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राई बेसिक एसिड, इनमें से आपको चूज करना है कि कौन है जो ट्राई बेसिक है। देखिए वैसे तो इसको आपको याद ही रखना है कि कौन ट्राई बेसिक होता है, आपका H3PO4 ट्राई बेसिक होता है। कैसे होता है, इसका शेप होता है ऐसा। तो 3 हाइड्रोजन डायरेक्टली इसमें ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं, तो ये हाइड्रोजन्स की वजह से इसकी बेसिसिटी रहती है 3। ये जा सकते हैं बाहर। ठीक है, ये तीनों जा सकते हैं। H3PO3 के केस में क्या करेंगे, वही सेम, एक ऑक्सीजन को तो फिक्स कर दो, एक 3 में से एक ऑक्सीजन तो यहाँ फिक्स हो गई, नीचे यहाँ कितनी रह गई, सिर्फ 2 ऑक्सीजन, उनके साथ एक एक हाइड्रोजन लग जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन तो हमें 3 दे रखे हैं, तो तीसरी हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगी। फॉस्फोरस से जुड़ी हुई हाइड्रोजन कभी भी बेसिसिटी नहीं में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, तो सिर्फ ये 2 ही करेंगे, तो ये क्या आपका डाई बेसिक हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है कि ऐसा होता है। बाकी रही बात आपकी H2P2O7 की, तो इसमें क्या होता है, बेसिकली ऐसे ऑक्सीजन से आपको जोड़ के देते हैं। ठीक है, 3 ऑक्सीजन यहाँ चली गई, 7 में से 3 गई, 4 रह गई, यानी कि आपको क्या करना है, ठीक है, यहाँ जोड़ दिया, हर एक के साथ एक एक ऑक्सीजन लगा दो। अब ये भी जा सकता है, 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 ये तो 3 से भी ज्यादा जा सकती हैं। ठीक है, रही बात अगले वाले की, उसमें क्या है, सेम है चीजें, सिर्फ एक ऑक्सीजन कम है, तो ये वाली ऑक्सीजन उसमें नहीं होती है। P से डायरेक्टली जुड़ा रहता है आपका दूसरा फॉस्फोरस एटम। ओके, सो ऑप्शन ए इज द आंसर। ऑप्शन नंबर 11, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन ये ना Cl4 होना चाहिए बच्चों यहाँ पे, तो इसको थोड़ा ठीक कर लेना आप लोग। ओके, यहाँ पे Cl4 होना चाहिए, Cl2 नहीं। उन्होंने बोला पॉसिबल आइसोमर्स बना दो, बना देते हैं। कॉपर NH3, एक तो जो इन्होंने दे रखा है यही है। ठीक है, ये भी एक आइसोमर ही तो है ना, तो एक तो जो इन्होंने दे रखा है वो ही है। फिर क्या करो, इस क्लोरीन को इस तरफ और एक एक नाइट्रोजन को इस तरफ डालते जाओ, देखो क्या चमत्कार होता है। ठीक है, एक ये बन गया। ये हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ना एकदम शुरू में सबसे पहले यही काम करते होते हैं। ठीक है, फिर दूसरा निकालो, फिर दूसरा, सॉरी चौथा, तीसरा कॉपर Cl2 NH3 की ट्वाइस यहाँ पे, और Pt NH3, हाँ NH3 ठीक लगा हुआ, NH3 ट्वाइस और Cl2। ठीक है, Cu Cl3 NH3 और बचा हुआ Pt NH3 ट्वाइस यानी थ्राइस और Cl। ठीक है, Cu Cl4 एंड Pt NH3। ठीक है, 4। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 1 2 3 4 और 5 आइसोमर बन गए। लेकिन इनमें से जो आपका ये वाला आइसोमर है, ये आपका चार्ज बैलेंस नहीं कर पाता इसके केस में। ठीक है, ये इसके केस में चार्ज बैलेंस नहीं हो पाता, इसलिए इसको छोड़ के बाकी सारे के सारे आइसोमर्स जो है वो आपके एग्जिस्ट करते हैं। तो ये 4 हो गए, तो ऑप्शन डी इज द आंसर। इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, कि ये चार्ज बैलेंस कैसे नहीं कर पा रहा, क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ।
ठीक है, एक एग्जाम्पल ऊपर वाला उठा लेते हैं, एक इसको ले लेते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। वैसे थोड़ी एलेबोरेट हो जाएगी वीडियो, बट इट्स फाइन, है ना, क्वालिटी मिलनी ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे क्या है, कॉपर NH4 PtCl4। आपको पता है Pt की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, +2। तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगी। ये जो है आपके -4 जो है आपका कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। तो ओवरऑल आपके इसके ऊपर स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज आ गया, -2 आ गया, -2 आ गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे कॉपर आपको पता है सबसे स्टेबल स्टेट में +2 में रहता है ज्यादातर। तो इस पूरे के नाइट्रोजन NH3 जो है वो कोई चार्ज कंट्रीब्यूट ही नहीं करता, यानी कि आपका टोटल इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया, +2। तो इस तरीके से ये दोनों जो है एक दूसरे के चार्ज को बैलेंस कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के चार्ज को बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन जब आप नीचे वाले ऑप्शन में ऐसा देखेंगे, तो नीचे वाले मतलब आइसोमर में ऐसा देखेंगे, तो वो ऐसा नहीं कर पा रहा है। तो हम वही उसी के बारे में यहाँ पे थोड़ी सी बात कर रहे हैं कि देखिए Pt इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्टली +2 रहेगा, क्लोरीन ने भी -2 कंट्रीब्यूट कर दिया, ओवरऑल इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ पे देखिए कॉपर ने कैसा, +2, क्लोरीन ने -2 कंट्रीब्यूट करना, ओवरऑल आपके स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज आ गया, 0। दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट ही नहीं है फिर तो, इसका मतलब ये वाला स्फीयर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आई होप आप बाकी सारे आइसोमर्स को भी ऐसे जो है वो आप समझ लेंगे। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहे थे, मॉलिक्यूल हैविंग पिरामिडल शेप आउट ऑफ इज फॉलोइंग। ये तो आपको पता है, ऐसे लीनियर शेप होता है इसका। तो PCl5, आप वही X निकालिए, 1/2 फॉस्फोरस के अंदर कितना होता है आपके ऑक्सीडेशन स्टेट 5 प्लस मोनोवेलेंट एटम, यानी कि आ गया 5, और 5 ही आपके क्या है, बॉन्ड पेयर है, यानी कि ज्योमेट्री और शेप दोनों बराबर है। और जब X की वैल्यू 5 होती है तो ज्योमेट्री क्या होती है आपकी, ट्राइगोनल प्लेनर। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम रखा होगा और यहाँ पे क्लोरीन 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 और ये क्लोरीन। ठीक है, SF4 के लिए X निकालिए, 1/2 इंटू सल्फर में 6 होता है, 4 उसके मोनोवेलेंट एटम है, यानी कि X की वैल्यू आ गई 5। इनमें से 4 तो बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। कैसे पता चला बॉन्ड पेयर 4 है, फ्लोरीन 4 लगे हुए हैं। जब आपके X की वैल्यू 4 आती है तो ये ऐसी आपकी क्या बोलते हैं इसको, प्लेनर बाई पिरामिडल, है ना, ट्रायगोनल प्लेनर बाई पिरामिडल, ये आपकी ज्योमेट्री होती है। लेकिन ज्योमेट्री और शेप दोनों यहाँ पे अलग रहेंगी, क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, क्या है हमारे पास, क्या बोला उन्होंने, क्या है हमारे पास, सिर्फ 4 ही बॉन्ड पेयर हैं। ठीक है, तो जब ऐसा होता है कि एक ही लोन पेयर होता है तो हम उसको हमेशा इस वाली पोजीशन पे रखते हैं और बाकी सारे एटम्स को जो है यहाँ और यहाँ रखते हैं। इस शेप को हम क्या कहते होते हैं, सीसो शेप कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका पिरामिडल शेप नहीं रही। ठीक है, अभी ये क्या है आपकी सीसो शेप, पिछले वाली क्या थी, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, इन्होंने पिरामिडल बोला है। ठीक है, पिरामिड, पिरामिड कैसे बनता होता है, यहाँ पे एक सेंटर होगा और ऐसे 4 उससे कोने जो है वो उससे जाके मिल रहे होंगे, 4 नहीं 3, मतलब 3 कोने ऐसे नीचे नीचे की तरफ जाके ऐसे मिल रहे होंगे। यहाँ पे एक ट्राइंगल, यहाँ पे एक ट्राइंगल और यहाँ पे एक ट्राइंगल है। तो ऐसे में आपका लास्ट वाला ऑप्शन हम देख लेते हैं कि लास्ट वाले ऑप्शन में दे रखा है उन्होंने NH3, तो X की वैल्यू हो गई 1/2। नाइट्रोजन के अंदर जो ऑक्सीडेशन सॉरी वैलेंसी होती है वो होती है 5, मोनोवेलेंट हो गए 3, 4 की इसकी वैल्यू आ गई। 4 में से 3 तो आपके बॉन्ड पेयर हैं और बाकी आपका एक जो है वो लोन पेयर है। लोन पेयर हो चाहे बॉन्ड पेयर हो, ज्योमेट्री किसके बराबर आती होती है, ज्योमेट्री आती होती है आपकी टेट्राहेड्रन के बराबर। लेकिन जब एक लोन पेयर हो तो लोन पेयर को यहाँ रख देते हैं और आपके साइड एटम्स को यहाँ रख देते होते हैं। तो ये पिरामिड बन गया ना, ये एक ट्राइंगल यहाँ बन रहा होगा, एक यहाँ बन रहा होगा, एक पीछे की तरफ बन रहा होगा, एक यहाँ पीछे की तरफ बन रहा होगा, है ना। तो ये क्या बन गया आपका, पिरामिड बन गया। सो डी ऑप्शन इज द आंसर, डी ऑप्शन इज द आंसर। Question number 13, which of the following does not give a precipitate with silver nitrate solution। कहता है कौन है इनमें से जो प्रेसिपिटेट नहीं देगा
देखिए बाकी सब क्यों देंगे, सबके पास क्लोरीन है और ये ब्रोमाइड है। सिल्वर नाइट्रेट के साथ प्रेसिपिटेट देने का मीनिंग क्या है, आपके सिल्वर के पास कोई हेलोजन इजीली आ जाएगा। हेलोजन चाहे आपका ब्रोमीन हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे आयोडीन हो, तीनों से ही काम चल जाता है। वैसे मोस्टली उसका फेवरेट जो होता है वो क्लोरीन होता है, लेकिन एनीवे ब्रोमीन भी मिलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप बोलेंगे मैम ऑप्शन नंबर ए ने ऐसा क्या गलत कर दिया। ऑप्शन नंबर ए में क्या है आपका CH3CH2Br। जब आपका अल्काइल इथाइल ब्रोमाइड, हाँ इथाइल ब्रोमाइड ठीक लिखा है ना, हाँ ठीक है। तो देखिए आपका जब भी कोई भी ये लगा लीजिए आपके हेलो अल्केन्स जो होते हैं, हेलो अल्केन्स आपके क्या करते होते हैं, जब आप उनकी AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या मिलता होता है आपको, पहले कार्बोकटायन बनता है। ठीक है, इस केस में क्या होता है, आपको जो ये हेलोजन दिया हुआ है ना, ये हेलोजन पहले कार्बोकटायन बनाता है। पहले क्या बनाता है ये कार्बोकटायन, देखिए आपको बना के दिखा देती हूँ। पहले Br नेगेटिव बाहर जाता है, CH3CH2 पॉजिटिव, ये कार्बोकटायन बनाता है। अब आपको पता है ये आपका प्राइमरी कार्बोकटायन है। प्राइमरी कार्बोकटायन इतना स्टेबल नहीं होता है, तो इसलिए ये बनना प्रेफर नहीं करता है इसके केस में। वहीं पर अगर आप मान लीजिए ये टर्चरी वाला ले लेंगे, ये वाला अगर आप ब्रोमाइड ले लेंगे तो यहाँ से ब्रोमीन निकाल के ये आपका कार्बोकटायन बन जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द आंसर। ठीक है, इस केस में तो ये बन जाता है, लेकिन इस केस में नहीं बनता। विच इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन, इनमें से कहता बता दो। कार्बोकटायन आइसोप्रोपाइल कार्बोकटायन, आइसोप्रोपाइल कार्बोकटायन क्या होता है, CH3 C CH3, ये आइसोब्यूटाइल हो गया है ना। नहीं आइसोप्रोपाइल ही है। एक तो ये कार्बोकटायन दिया हुआ आपको, एक आपको दिया हुआ है ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकटायन। ट्राइफिनाइल मिथाइल मतलब एक आपका मीथेन ग्रुप था, उससे क्या लगे हुए आपके तीन फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं। क्या लगे हुए आपके तीन फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो लगा दो। फिनाइल ग्रुप का मीनिंग क्या है, ऐसे बेंजीन रिंग लगी होंगी। और ये कार्बोकटायन है। ठीक है, थर्ड आपको दे रखा है इथाइल कार्बोकटायन। इथाइल कार्बोकटायन तो कुछ नहीं होता है आपका क्या बोलते हैं ये मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये आपका जो आइसोप्रोपाइल कार्बोकटायन है ना, वो एक्चुअली यही होता है। ठीक है, टर्शरी कार्बोकटायन नहीं होता है, ये आपका सेकेंडरी कार्बोकटायन। इथाइल कार्बोकटायन क्या होता है बच्चों, CH3 CH2 बस। एन प्रोपाइल कैटायन क्या होता है, मतलब कि नाइट्रोजन के ऊपर आपका अब देखिए इसमें ना सोचने वाली बात ही नहीं है। ऑप्शन बी कैसे आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी इसलिए आ जाएगा, आपको पता है कि जो आपका बेंजाइल कार्बोकटायन होता है वो इस दुनिया में सबसे स्टेबल कार्बोकटायन होता है। ठीक है, सबसे स्टेबल कार्बोकटायन होता है। कार्बोकटायन अगर सबसे स्टेबल होगा तो ऑब्वियसली यही उसने पूछा हुआ है। ठीक है, उसने यही वाला पूछा हुआ है। कैसे होता है ये भी बता देती हूँ। देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं, यहाँ पे आपको आई होप दिख रहा होगा, ये जगह का हमेशा ही प्रॉब्लम रहता है। यहाँ बना देते हैं, ये तो सेकेंडरी कार्बोकटायन है ना, बेंजाइल तो सबसे स्टेबल होता है। बेंजाइल का याद रख लो, और उन्होंने तीन फिनाइल रिंग्स लगा दी। बेंजाइल क्या होता है देखिए, ये आपका बेंजाइल कार्बोकटायन होता है, ये सबसे स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ सकते हैं।
ठीक है। वो वाला ही बना के दिखा देती हूँ एक साथ ना। आई होप ये आप लोगों को यहाँ पे समझ आएगा, जगह की प्रॉब्लम की वजह से हमने ऐसा किया। तो ये एक पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ आ गया, मैं उसको पाई बॉन्ड को खोल के लिख लेती हूँ, है ना। ये देखो यहाँ से यहाँ, ये इसको पीएच ही लिख रही हूँ मैं कि 3 बेंजीन रिंग कहाँ उठाते घूमेंगे, है ना। ये लो, ये लो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ भगा दो। दिख रहा आपको कि कार्बोकटायन क्या कर गया, पूरी की पूरी रिंग के अंदर फैल गया है। ठीक है, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि पूरी की पूरी रिंग में फैल गया है आपका कार्बोकटायन। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखो तुम कितने सारे बन रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक बेंजीन, आप ये लगाइए कि जब वो एक बेंजीन रिंग के साथ इतना कंफर्टेबल हो रहा है, तो आप ये बताइए कि आपका जो अच्छा ये ना इन्होंने कैपिटल एन लिख दिया है, इसलिए मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गई थी। ये कैपिटल एन नहीं, छोटा एन आना चाहिए। एन प्रोपाइल कटायन बोल रहे हैं, यानी कि आप प्रोपाइल बता देना। प्रोपाइल क्या होता है आपका, ये आपका प्रोपाइल होता है CH3 CH2 CH2, इसके ऊपर कटायन हो एन प्रोपाइल। जब आइसो बोला तो सेकेंड वाली कार्बोकटायन बनाई थी हमने, है ना। जब आइसो बोला तो CH3 CH कार्बोकटायन CH3। आप देख पा रहे हैं ना दोनों में डिफरेंस। जब एन प्रोपाइल बोलेगा तो कोने वाले कार्बन पे आपको जो है कटायन बनाना है। जब आपको सिंपल आइसोप्रोपाइल बोलेगा तो आपको सेकेंड वाले कार्बन पे कार्बोकटायन बनाना है। ठीक है, चलिए अब मैं क्या बता रही थी कि यहाँ पे ये देखिए एक बेंजीन रिंग के साथ ये 1 2 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, तो 2 और बेंजीन रिंग है साइड में, तो ट्राइफिनाइल बोला ना, 2 और रिंग है, तो बताइए कितने सारे बना लेगा, है ना। एक बेंजीन रिंग की प्रेजेंस से 3 रेजोनेटिंग, चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको मिल रहे हैं, एक तो ओरिजिनल वाला ही है। तो ऐसे ही बाकी रिंग्स के साथ भी एटलीस्ट आपको 3 × 3 × 3 9 स्ट्रक्चर्स तो एटलीस्ट मिलने वाले हैं। 9 स्ट्रक्चर से आप स्टेबिलिटी देखिए कितनी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी जो इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच इज द मोस्ट एसिडिक ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से आपको सबसे एसिडिक बताना। मीथेन क्या होता है, CH4। एसिटिलीन क्या होता है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। ब्यूटीन क्या होता है, 1 ब्यूटीन, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। नियोपेंटेन क्या होता है बच्चों, कार्बन ऐसे करके ये 4, और यहाँ पे कहीं एक पे क्या लगा देते हैं, वो आपको एक कार्बन ऊपर लगा के दे देते हैं। ये आपका नियोपेंटीन, ये आपका ब्यूटीन, ये आपका एसिटिलीन, और ये आपका मीथेन। ओके, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन sp3 कार्बन से जुड़ी हुई है, यहाँ पे हाइड्रोजन आपका sp कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कार्बन sp2 से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे सारे हाइड्रोजन जो है वो आपके टर्मिनल वाले हो चाहे कोई भी हो, सारे के सारे sp3 से जुड़े हुए। अब वो बोलेंगे कि सबसे एसिडिक कौन है, सबसे एसिडिक वही जो इजिली सबसे H पॉजिटिव डोनेट करेगा। अब आप ये बताइए sp3 जो आपकी हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होती है वो हाइड्रोजन क्यों देगी, नहीं देगी। लेकिन आपको पता है जितना जितना ज्यादा s कैरेक्टर बढ़ता जाता है आपके कार्बन के ऊपर, उतना ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी तो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन लेके और इजिली जो है वो बाहर फेंकने की टेंडेंसी भी बढ़ जाएगी। अब आपको पता है कि sp में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होने से क्या होता है, आपका कार्बन हाइड्रोजन जो है H पॉजिटिव आयन जो है वो इजिली लूज कर देगा।
ओके, ठीक है। सो बी ऑप्शन इज द आंसर, इसलिए बी ऑप्शन इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? इसको बच्चों आप लोग एकदम हमेशा के लिए अपने दिमाग में डाल लो। सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं आपके कार्बोनिल क्लोराइड्स, फिर होते हैं आपके एल्डेहाइड्स, फिर होते हैं आपके कीटोन, फिर होते हैं आपके एस्टर्स, ठीक है। फिर आपके आते हैं जो है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। यहीं पे आपके एनहाइड्राइड्स होते हैं, ठीक है। सबसे कम होते हैं आपके रिएक्टिव अमाइड्स। सबसे कम रिएक्टिव कौन, इसको ठीक से लिख देती हूँ, अमाइड पता ही नहीं लग रहा कि वो अमाइड लिखा है ना। जब कार्बोनिल कंपाउंड्स की बात आती है तो ये आपको याद रखना है, सबसे कम होते हैं आपके अमाइड्स, ठीक है। तब देखो इनमें इन्होंने एसिटाइल क्लोराइड सीधा ही लिख रखा है। एसिटाइल क्लोराइड क्या होते हैं? ये वाला कंपाउंड। तो ये तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, मैंने अभी बोला ये ट्रेंड होता है इनकी रिएक्शन का। ओके, सो डी ऑप्शन इज द आंसर। ये ट्रेंड होता है कार्बोनिल कार्बन्स की, ये वाली जो कार्बन है ना, ये वाली जो कार्बन है, इस पे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का ट्रेंड होता है। ये इसकी कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, तो इसलिए सबसे ज्यादा रिएक्शन दिखाने की कोशिश करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कायरल, कौन इनमें से कायरल होगा? कायरल कौन से कंपाउंड होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनमें एटलीस्ट इट डजंट मैटर एक से ज्यादा भी हो, एटलीस्ट वन सेंटर शुड बी देयर, ऐसा एक कार्बन सेंटर वहां पे होना चाहिए जिसकी जो कन्फिगरेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब चारों के चार ग्रुप एकदम एक दूसरे से डिफरेंट है। आपको यहाँ दिख रहा है इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लग रहे हैं, सेम हाइड्रोजन। इस कार्बन पे 2 क्लोरीन सेम लग रहे हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लग रहे हैं, इस वाली कार्बन पे देखो एक हाइड्रोजन लगा है, एक ड्यूटीरियम लगा है, एक क्लोरीन लगा है और एक यहाँ पे CH3 लगा है, इसलिए ये वाला कार्बन कायरल हो गया, इसलिए इन्होंने बी ऑप्शन को आंसर लगाया। यहाँ पे भी 2 D लगे हुए हैं, मैंने बोला कि एक भी ग्रुप रिपीट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे तो 2 हो रहे हैं। यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन रिपीट हो रहे हैं, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये क्लोरीन और ये ब्रोमीन लगा हुआ है। सो ऑप्शन बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ड्यूटेरियम इज, ड्यूटेरियम क्या होता है? नथिंग बट हाइड्रोजन का एक क्या होता है? आइसोटोप होता है, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम होते हैं बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम नहीं होते हैं। इसमें तो एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता, इसमें एक न्यूट्रॉन होता है। तो न्यूट्रॉन बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ते हैं। तो उन्होंने पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूछा है, तो हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो सेम रहेगी ना, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है? 1s में एक इलेक्ट्रॉन होता है प्रेजेंट। तो इसका ऑप्शन ये शायद ए ऑप्शन में ना उन्होंने ओरिजिनल पेपर में 1 लिखा होगा, ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिनोल, इनमें से आपको जो फिनोल है वो आपको पहचानना है, ठीक है। पेंटेनोइक एसिड यानी कि CH3 CH2 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 COOH, ये आपका पेंटेनोइक एसिड बन गया। इसमें क्या फिनोल है? नहीं, थैलिक एसिड, ये आपका थैलिक एसिड होता है, COH COOH। पिक्रिक एसिड क्या होता है बच्चों? पिक्रिक एसिड होता है ये, फिनोल के ऊपर 3 नाइट्रो ग्रुप आप लगा देते हो, 3 नाइट्रो ग्रुप लगा देते हो, ये आपका पिक्रिक एसिड होता है। तो इसमें फिनोल है, फिनोल तो है ना, चाहे साइड में कुछ भी कार्बन आपको सब्स्टिट्यूएंट लगा रखे, उससे क्या मतलब, फिनोल तो ये है। तो ऑप्शन सी इज द आंसर। बाकी फॉस्फोरिक एसिड तो हमने अभी भी पढ़ा था, H3PO4 ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें आपका जो कार्बन है वो डायरेक्टली आपकी मेटल से जुड़ा हुआ हो, ठीक है। क्या इसमें डायरेक्टली जुड़ा हुआ है? CH3 CH2ONA नहीं जुड़ा हुआ, तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक हो ही नहीं सकता। इसमें जुड़ा है, हाँ, मैग्नीशियम से डायरेक्टली जुड़ा है। ट्राइथाइल टीन में भी
तीन आपका बीच में रखा रहता है और ऐसे ट्राई इथाइल उसके ऊपर लगे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, पोटेशियम सीधा आपके कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए इज द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज। देखिए, वैसे तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन को कितना इजिली एक्सेप्ट कर लेगा आपका एटम, ठीक है। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं आपकी पीरियोडिक टेबल में, तो बेसिकली जो साइज है एटम का वो डिक्रीज होता है। डिक्रीज होने की वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को फटाफट एक्सेप्ट करता है ना, ठीक है। तो हमें क्या क्या दे रखा है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, तीन एटम्स दे रखे हैं। ओके, जब ये तीन एटम्स आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ऐसे ही अरेंज किए ना मैंने, तो आपको पता है कि साइज उस तरफ क्या हो रहा है, घट रहा है, उस तरफ साइज क्या कर रहा है, घट रहा है। साइज घटने की वजह से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा, नाइट्रोजन की उससे कम, कार्बन की उससे भी कम और बोरोन की सबसे कम। ये होना चाहिए था ट्रेंड, लेकिन एक्चुअल में आपका ट्रेंड मिलता है ये वाला, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, फिर कार्बन, फिर बोरोन, सबसे कम नाइट्रोजन। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका रीजन है। देखते हैं, मैं बताती हूँ आपको। देखिए, नाइट्रोजन में क्या होता है, आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल 7, ठीक है। तो 1s2, 2s2 और 2p3, यानी कि आपकी जो p ऑर्बिटल है जिसके अंदर 3 डब्बे होते हैं, उसके अंदर हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। हर एक इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी ऑर्बिटल में अकेला अकेला खुश है, उनकी अपनी प्राइवेसी चल रही है, बढ़िया, ठीक है। अब आप क्या कह रहे हैं इसको कि एक इलेक्ट्रॉन ले ले। अब ये बोलेगा कि मेरे 3 डब्बे में एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो कि आपकी हाफ कन्फिग्रेशन होती है, तो वो आई हुई है पहले से ही। एक और इलेक्ट्रॉन डालेंगे यहाँ पे, तो इन डब्बों में जो किसी भी डब्बे में, कोई भी डब्बा के अंदर आप इलेक्ट्रॉन रखोगे, यहाँ या यहाँ या यहाँ, ये सब लोग क्या बोलेंगे कि हम नहीं रखेंगे इसको, इसकी वजह से रिपल्शन बढ़ जाएगी हमारे डब्बे में। तो उससे क्या होगा कि ये एटम इलेक्ट्रॉन को लेके इतना खुश नहीं होगा, क्योंकि एक और इलेक्ट्रॉन लेने से इसकी जो हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन, एक स्टेबल कन्फिग्रेशन होती है, वो डिस्टर्ब हो रही है। ओके, सो इसलिए नाइट्रोजन की एफिनिटी सबसे कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, जिगलर-नाटा रिएजेंट। जिगलर-नाटा रिएजेंट ये हम बहुत बार पढ़ते होते हैं। किस में आता है ये हमारा जिगलर-नाटा रिएजेंट आता है हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक्स में, है ना, ऑर्गेनोमेटेलिक्स में आता है। तो आपका जिगलर-नाटा रिएजेंट का जो फॉर्मूला होता है ये आपको पता ही होगा। जिगलर-नाटा रिएजेंट क्या होता है, जिगलर-नाटा रिएजेंट होता है TiCl4 और AlC2H5 C2H5 3 टाइम्स, है ना, यही जिगलर-नाटा रिएजेंट होता है। तो इसमें क्या होता है कि टाइटेनियम मेटल होती है, बी ऑप्शन इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनके ऐसे क्रिस्टल्स जिनके अंदर जो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये छोटे छोटे एटम्स, फ्लोरीन जो है वो इंटरस्टिशियल साइट्स पे जाकर फिट हो जाए, ठीक है। और आपके इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते कौन होते हैं, डी ऑर्बिटल के जो एलिमेंट्स होते हैं वो बनाते होते हैं। तो ये सारे डी ऑर्बिटल के एलिमेंट है, सो डी इज द आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस। कौन है इनमें से जो सीधे सीधे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल को अपने जो है अंदर किसी दूसरे एटम की जगह नहीं लगने देगा। अरे क्वेश्चन नंबर 24 चल रहा है, कहाँ चले। क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन क्या होता है, CH3 CH2Cl। टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड क्या होता है, ये CH3 CH3Cl। क्लोरोबेंजीन, ये आपका क्लोरोबेंजीन। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड CH3 CHCl CH3, ठीक। इनमें से कहता है कौन है जो इजीली सब न्यूक्लियोफाइल को नहीं आने देगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल को नहीं आने देने का मतलब क्या है, ये क्लोरीन को इजीली बाहर नहीं निकालेगा। कौन नहीं निकालेगा, सारे ही निकाल देंगे वैसे तो, बट ये जो बेंजीन वाला है ना, इसमें क्या रहता है, देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले करके हटे हैं हम ये सेम वीडियो में, कि क्लोरीन के ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
तो ये क्या करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि बेंजीन रिंग के अंदर और बेंजीन रिंग के ऊपर के बीच में और क्लोरीन के बीच में यहाँ पे पार्शियल क्या रहता है बच्चों, पार्शियल डबल बॉन्ड रहता है। पार्शियल डबल बॉन्ड रहने की वजह से क्या होगा, इस क्लोरीन को बाहर निकालना हार्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, आपको बताना है कि ये जो ब्रास, ब्रॉन्ज और आपको जर्मन जो दिया हुआ है, इन सब में कौन सी मेटल आपकी कॉमन है। ठीक है, तो चलिए हम बता देते हैं आपको कि आपका ब्रास क्या होता है। बेसिकली ब्रास होता है कॉपर Cu3Zn2। ठीक है, ब्रॉन्ज क्या होता है, बेसिकली कॉपर और टीन का जो होता है वो मिक्सचर होता है। जर्मन क्या होता है, बेसिकली इसमें 60% तो कॉपर रहता है, 20% आपका निकल रहता है और 20% ही आपका जिंक भी रहता है। तो इन सब में क्या चीज कॉमन है, कॉपर मेटल कॉमन है सब में। जिंक तो नहीं कॉमन है, जिंक कॉमन है, जिंक आपके जर्मन सिल्वर और आपके ब्रास में प्रेजेंट है, सिर्फ ब्रॉन्ज में नहीं है, इसलिए कॉपर ज्यादा कॉमन हो गया। सो डी इज द आंसर। ओके, चलिए थैंक यू फॉर योर अटेंशन। ऐसे भी वीडियो भी थोड़ा सा जो स्ट्रेच हो गया है, पर एक्सप्लेनेशन अच्छी देने के उसमें हमेशा हमारा वीडियो थोड़ा सा लंबा रह ही जाता है, बट क्वालिटी की आपको कोई भी कमी नहीं मिलेगी। एनीवेज, आपको कोई भी हमारी जो है चैनल से या हमारी जो ऐप है उससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है, हमारे कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और हमारी ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको पक्का से डाउनलोड कर लें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।